नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज प्रबंध के दूसरे फंक्शन संगठन का लास्ट पार्ट अर्थात पार्ट 7 और लेक्चर नंबर 20 लेके मैं आपके सामने आया हूं। छोटा सा पार्ट है ये और दूसरा फंक्शन संगठन जो है यहाँ पे समाप्त होगा। बात करते हैं अधिकार या इसी को बोलते हैं प्रत्यायोजन या भारार्पण। अधिकार प्रत्यायोजन, इसको हटा देंगे, अधिकार प्रत्यायोजन या भारार्पण, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन। विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। प्रत्यायोजन का मतलब क्या होता है? जब ऊपर से अधिकारी से सत्ता नीचे वाले को हस्तांतरित की जाए, ऊपर के अधिकारी से सत्ता नीचे वाले को हस्तांतरित की जाए तो यह प्रत्यायोजन कहलाता है। जब सत्ता केंद्र से हटकर पूरे संगठन में फैल जाए, विस्तारित हो जाए, तो यह विकेंद्रीकरण कहलाता है। प्रबंधक का भार कम करने के लिए ऐसा किया जाता है प्रत्यायोजन, जबकि यहाँ पे नीचे के स्तर में अधिक स्वायत्तता, ऑटोनोमी देना इसका उद्देश्य होता है। नीचे के स्तर पर जैसे ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत अपने स्तर पे जो है निर्णय ले सके, उसे हर बात के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर ना देखना पड़े। तीसरा, प्रबंध का आवश्यक अवयव होता है प्रत्यायोजन, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जबकि विकेंद्रीकरण क्या है? यह संगठन की ऐच्छिक नीति है, उसकी इच्छा पर निर्भर है संगठन की कि वो अपने संगठन में केंद्रीकरण अपनाए या विकेंद्रीकरण करे। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण को अपनाए या नहीं अपनाए, ये संगठन की इच्छा पर निर्भर करने वाली नीति होती है। इसके बाद प्रायः कम समय के लिए होता है प्रत्यायोजन, जब तक काम होना होता है तब तक प्रत्यायोजन करते हैं, फिर उससे अधिकार वापस ले लिए जाते हैं। जबकि विकेंद्रीकरण अधिक समय के लिए या अवधि के लिए होता है। विकेंद्रीकरण करने के बाद उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को गेस करने में टाइम लगता है। प्रत्यायोजन में उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की तरफ होता है, जबकि विकेंद्रीकरण संभाग, विभाग, शाखाओं के स्तर पर होता है। सारी शाखाओं में पावर्स फैल जाती हैं, शाखा के नीचे तक के स्तर पे पावर फैल जाती है ना, शक्तियाँ फैल जाती हैं। फिर जो प्रत्यायोजन है यह प्रबंध की तकनीक है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या है? प्रबंध की एक विचारधारा है ना, एक थॉट है, एक विचारधारा है विकेंद्रीकरण, जबकि प्रबंध की एक तकनीक है। छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है। और लास्ट है अधीनस्थों का निश्चित समयांतराल पर मूल्यांकन होता है। इससे प्रत्यायोजन से अधीनस्थों को जो काम सौंपा है उससे निश्चित समयांतराल में उनको सौंपे गए काम से उनका मूल्यांकन होता है। जबकि यहाँ पे विकेंद्रीकरण में लंबे समय अंतराल के बाद ही इसका मूल्यांकन संभव है, क्योंकि विकेंद्रीकरण के क्या लाभ हानि हुई, संस्था कितनी आगे गई, कितने पीछे गई, कितने लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, ये सारी बातें कुछ एक सालों बाद पता चलती हैं। ठीक है, तो ये था डिफरेंस प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के बीच। इसके बाद अंतिम टॉपिक जो विकेंद्रीकरण का है वो है संगठन की संस्कृति या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठन का सब कुछ मिलाकर संगठन की जो एक छवि बनती है उसे संगठन की संस्कृति कहते हैं। मतलब कर्मचारियों का उठना बैठना, प्रबंधकों का निर्णय लेना, सारी चीजें, संगठन का सब कुछ मिलकर संगठन की जो एक छवि बनती है उसे संगठन की संस्कृति कहते हैं। इसी के आधार पर एक कंपनी दूसरी कंपनी से अलग होती है, अर्थात एक कंपनी की संस्कृति कुछ और होती है, दूसरी कंपनी की संस्कृति कुछ और होती है। कंपनी का पास्ट कैसा है, कंपनी का विजन मिशन क्या है, विजन स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है, पहले पढ़ा चुका हूँ। कंपनी की एचआर पॉलिसी कैसी है, अपने कर्मचारियों के साथ कंपनी का व्यवहार कैसा रहा है, उसका पुराना इतिहास कैसा रहा है, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, कंपनी कितनी प्रभावी है, प्रबंध कितना प्रभावी है, इत्यादि मिलकर संगठन की संस्कृति बनाती है। अर्थात कंपनी की हर संबंधित छोटी बड़ी बात मिलकर कंपनी या संगठन की संस्कृति या कल्चर बनता है। उदाहरण जैसे टाटा आपके दिमाग में बोला जाए तो टाटा जो है बाकी के संगठनों से सभी मामलों में बेहतर है, चाहे टाटा के नियम कानून, चाहे उनके बिजनेस एथिक्स हों, है ना, नैतिकता हो, इन सभी मामलों में टाटा औरों से बहुत बेहतर है। ठीक है, फिर संस्कृति को संगठन का मनोवैज्ञानिक कवर भी कह सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, संस्कृति को संगठन का मनोवैज्ञानिक कवर या जिल्द, है ना, कह सकते हैं। कंपनी के मूल्य, कंपनी की नीतियां, विश्वास, ये सब क्या है? यही संस्कृति है कंपनी की। कंपनी के मूल्य, नीतियां, विश्वास, सारी चीजें मिलाकर कंपनी की संस्कृति बनाती हैं। 3 विशेषताएं हैं
पहला है संगठन संस्कृति एक अमूर्त अवधारणा है। संगठन की संस्कृति एक इंटेंजिबल कंसेप्ट है, अमूर्त अवधारणा है, ना जिसे छू सकते हैं ना आप देख सकते हैं, ये महसूस की जा सकती है सामने वाले के बाद व्यवहार, कंपनी के आदमी के बाद व्यवहार, प्रबंध से मिलने के बाद आप महसूस जैसा करेंगे वही कंपनी की संस्कृति कहलाएगी। तो ये अमूर्त या इंटेंजिबल धारणा है। संगठन का आंतरिक वातावरण इसे निर्धारित रहता है। कंपनी के अंदर का वातावरण कैसा है, खुशनुमा है कि टेंशन नुमा है, ये सारी बातें आप कंपनी की संस्कृति से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और तीसरा है इसकी प्रकृति जो है स्थायी है। संस्कृति एक दो दिन में नहीं बनती ना बदलती है, संस्कृति जो है वो कई सालों का परिणाम होता है। तो जो संस्कृति होती है संगठन की, ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, स्थायी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके दिमाग में जैसे संस्कृति के नाम पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे शादी करनी है तो इलाहाबाद तरफ की लड़कियों से करो क्योंकि वो होशियार होती हैं कामकाज में। तो ये एक संस्कृति दिमाग में बैठी है कि इलाहाबाद की लड़कियां होशियार होती हैं, झांसी तरफ की लड़कियां तेज होती हैं, बघेलखंड की लड़कियां शांत होती हैं। तो एक जनरल जो है पूर्वाग्रह बना रखा है दिमाग में, और यही संस्कृति है। मतलब कि वहाँ का ओवरऑल जो है वो आपने दिमाग में एक लाइन में सेट कर रखा है, तो ये संस्कृति है। ठीक है, फला फला कंपनी ऐसी है, फला फला कंपनी तो चोर है, फला फला कंपनी तो कुछ भी हो जाए आपका बुरा नहीं होने देगी। तो ये एक छवि जो बन जाती है, ये संस्कृति है। संगठन की संस्कृति को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। पहला है आर्थिक स्थिति। यदि कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जनता की सेवा में भी ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जोखिम उठाने की शक्ति भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो कंपनी की संस्कृति कैसी रहेगी, सेवाभावी रहेगी। फॉर एग्जांपल रिलायंस के कई सारे फाउंडेशंस चलते हैं, ठीक है, और जोखिम भी बहुत उठाता है रिलायंस। पहले फ्री में इंटरनेट देता है और फिर उसके बाद उसकी उचित कीमत लेता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके बाद दूसरा जो है संगठन की संस्कृति का निर्धारण करता, संगठन का नेतृत्व लोकतांत्रिक है, तानाशाही कैसा है, इससे संस्कृति कंपनी की निर्धारित कर लेंगे। यदि कंपनी की संस्कृति लोकतांत्रिक वातावरण में है तो स्वनियंत्रण होगा कंपनी के लोगों में, और लोगों के बीच में आपस में संबंधों में कैसी होगी, मधुरता होगी, क्योंकि लोकतांत्रिक है। लोग अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, सुख बांट सकते हैं, दुख बांट सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया कैसी है कंपनी की, लोकतांत्रिक। और तानाशाही है तो वहाँ एक तनाव का शांत माहौल जैसा होगा। फिर औद्योगिकीकरण से भी संस्कृति प्रभावी होती है। यदि कंपनी बहुत ज़्यादा कंपनी में औद्योगिकीकरण है, मशीनों का बहुत उपयोग है, तो कहीं ना कहीं वहाँ मानव पहलुओं का कहीं ना कहीं मूल्य कम होगा। तो औद्योगिकीकरण से संस्कृति मानव के पहलू से हीन हो जाती है। और सामाजिक परिवर्तनों से भी संगठन की संस्कृति प्रभावित होती है। समाज में जो परिवर्तन होते हैं उससे कंपनी की या संगठन की संस्कृति भी प्रभावित होती है। तो ये कंपनी की संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को प्रभावित करने वाले कारक है। तो दोस्तों यहाँ पे आके अपना प्रबंध का दूसरा फंक्शन संगठन पार्ट 7 में समाप्त होता है। अगले लेक्चर में अपन कुछ प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद प्रबंध का तीसरा फंक्शन जो है स्टाफिंग या नियुक्तिकरण करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी चैप्टर। ठीक है, पांचों फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसी के साथ आप लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर पन्ना कंपटीशन टेम्पल की लिंक पे जाइए, है ना। और कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं। आपकी कोई परेशानियां हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, वो भी कमेंट में डाल सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। संगठन भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।